नमस्कार। मैं डॉक्टर सत्या मिश्रा, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग, नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज लखनऊ से एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सबके सम्मुख अपने नए प्रस्तुतिकरण को लेकर। मेरा आज का यह प्रस्तुतिकरण समाजशास्त्र के नवीन विद्यार्थियों के लिए भी है और उनके लिए भी है जो समाजशास्त्र के इतिहास, उसके उदय और विकास के बारे में जानना चाहते हैं। मैं अपनी बात को कुछ स्लाइड्स के माध्यम से शेयर करना चाहूंगी। मेरे आज के व्याख्यान का विषय है सोशियोलॉजी अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अर्थात समाजशास्त्र एक संक्षिप्त परिचय। मैं अपने पूर्ववर्ती व्याख्यानों में भी समाजशास्त्र क्या है और इसके उदय की पृष्ठभूमि के बारे में न्यूनाधिक रूप से अपने विचार व्यक्त करती रही हूँ। चलिए आगे चलते हैं। हम जानते हैं कि समाजशास्त्र का उदय कब, कहाँ और कैसे हुआ। एक नवीन विषय के रूप में समाजशास्त्र का जन्म यूरोप में और फ्रांस में हुआ। फ्रांसीसी समाज वैज्ञानिक अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक हैं। इन्होंने 1838 में समाजशास्त्र जैसे एक नए विषय की रचना की। कहा जा सकता है एक स्पष्ट, पृथक और नवीन विषय के रूप में समाजशास्त्र का निर्माण काल 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक विस्तारित है। अगस्त कॉम्ट के बौद्धिक गुरु थे सेंट साइमन। सेंट साइमन से प्रभावित होकर कॉम्ट ने समाजशास्त्र की रचना की। समाजशास्त्र का पहले नाम अगस्त कॉम्ट ने सोशल फिजिक्स रखा, अर्थात सामाजिक भौतिकी रखा था। लेकिन क्वेटलेट नाम के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ ने इसी नाम से, अर्थात सोशल फिजिक्स नाम से एक पुस्तक की रचना की। उनके ऊपर यानी अगस्त कॉम्ट के ऊपर बौद्धिक चोरी का आरोप न लगे, इसलिए कॉम्ट ने समाजशास्त्र का यह नाम बदल दिया और नया नाम रखा समाजशास्त्र। समाजशास्त्र लैटिन और ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन भाषा का सोशियस, जिसका अर्थ है समाज, और ग्रीक भाषा का लोगस या लोगोस, जिसका अर्थ है शास्त्र या विज्ञान, अर्थात समाज का वैज्ञानिक या व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र कहलाया। आइए आगे हम चलते हैं, समाजशास्त्र के कारणों को जानते हैं। टीबी बॉटोमोर और मॉरिस जिन्सबर्ग ने अपने विभिन्न लेखनों में समाजशास्त्र के उदय के कारकों की विवेचना की है। इन्होंने समाजशास्त्र के उदय के दो कारक बताए हैं, एक सामाजिक कारक और दूसरे बौद्धिक कारक। सामाजिक कारक दो हैं, नंबर एक फ्रांसीसी क्रांति और नंबर दो औद्योगिक क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति 1789 अर्थात 1789 में फ्रांस में घटित हुई। फ्रांसीसी क्रांति ने सामंतवादी समाज को प्रजातांत्रिक समाज में परिवर्तित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस क्रांति के तीन मूल भाव थे, तीन मूल उद्देश्य थे: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिसका प्रभाव न केवल फ्रांस पे पड़ा बल्कि पूरे यूरोप में और आगे चलकर पूरी दुनिया पर पड़ा। औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति दूसरी वह बड़ी प्रघटना है जिसने समाजशास्त्र के उदय में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औद्योगिक क्रांति 1750 से 1850 के बीच सबसे पहले इंग्लैंड में घटित हुई और धीरे धीरे उसका प्रभाव यूरोप में और फिर पूरी दुनिया में देखा जाने लगा। औद्योगिक क्रांति ने घरेलू उत्पादन की पद्धति के स्थान पर फैक्ट्री प्रणाली पर आधारित, अर्थात कारखाना व्यवस्था पर आधारित उत्पादन की पद्धति को जन्म दिया। बड़े पैमाने पर मशीनीकरण प्रारंभ हो गया, जिससे समाज की आर्थिक संरचना के साथ साथ समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना में भी परिवर्तन घटित होने लगा।
बॉटोमोर और जिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र के उदय के 4 बौद्धिक कारक भी चिन्हित किए हैं। पहला है इतिहास का दर्शन, दूसरा है राजनीतिक दर्शन, तीसरा है उद्विकासवाद के जीव वैज्ञानिक सिद्धांत और चौथा है समाज सुधार आंदोलन और सामाजिक सर्वेक्षण। इतिहास का दर्शन 18वीं शताब्दी में सामने उभर कर आया। इसके संस्थापक थे अबे द सेंट पियरे और जियाम बतिस्ता विको। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हीगेल और सेंट साइमन के लेखनों में बौद्धिक प्रभाव के रूप में इतिहास का दर्शन परिलक्षित होने लगा। हीगेल का प्रभाव कार्ल मार्क्स पर पड़ा और सेंट साइमन का प्रभाव ऑगस्ट कॉम्ट पर पड़ा। इतिहास के दर्शन ने विकास और प्रगति की अवधारणाओं को पुष्ट किया और दूसरी ओर समाज के इतिहास को काल खंडों में बांटकर व्याख्या करने की दृष्टि प्रदान की। सभी प्रारंभिक समाजशास्त्रियों ने समाजों के उद्विकास की जो व्याख्या की है उसमें इस प्रकार से कालखंडों को बांटकर ही व्याख्या प्रस्तुत की है, चाहे वो ऑगस्ट कॉम्ट का त्रिस्तरीय नियमों का सिद्धांत हो, चाहे वह विज्ञानों के विकास का सिद्धांत हो, चाहे स्पेंसर के समाजों के उद्विकास का सिद्धांत हो या दुर्खीम का, इमाइल दुर्खीम के समाज के वर्गीकरण का जो विश्लेषण उन्होंने प्रस्तुत किया वो हो। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दर्शन भी 19वीं शताब्दी में एक प्रमुख बौद्धिक विचारधारा के रूप में 18वीं 19वीं शताब्दी में यूरोप में उभर कर सामने आया। इसका प्रभाव भी समाजशास्त्र के उदय पर देखा गया। राजनीतिक दर्शन ने प्रजातंत्र की अवधारणा पर बल दिया। हॉब्स, लॉक, रूसो, वोल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू के विचारों का प्रभाव प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के लेखनों पर पड़ा। आगे चलते हैं हम और उद्विकासवाद के जीव वैज्ञानिक सिद्धांतों की बात करते हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के उदय में महती भूमिका निभाई। प्रारंभिक समाजशास्त्री अध्ययनों में विकास और प्रगति की जो बातें की गई हैं, जो अवधारणाएं स्पष्ट की गई हैं, उन पर जीव वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रमुख प्रभाव था। स्पेंसर की साम्यवाद की अवधारणा पर भी इसका स्पष्ट प्रभाव देखा गया, जिसमें जीव और समाज की तुलना करके अध्ययन करने पर बल दिया गया है। 19वीं शताब्दी के समाज में जब औद्योगिकरण की प्रक्रिया के साथ साथ नगरीकरण की प्रक्रिया भी तीव्र हो रही थी, उस समय अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं का जन्म हुआ था, जिसमें गरीबी की चिंता प्रमुख थी। इन सामाजिक समस्याओं इन सभी सामाजिक समस्याओं को दूर करने के लिए सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया गया, उनका अध्ययन किया गया और धीरे धीरे यह विचार प्रबल होने लगा कि गरीबी या कोई भी सामाजिक समस्या मानवीय देन नहीं है, प्राकृतिक देन नहीं है, बल्कि यह मानवीय जो कृतित्व है या जो मानवीय जो मानव की गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई प्रघटनाएं हैं, जिन्हें अध्ययन करके उन्हें दूर किया जा सकता है। आइए हम आगे चलते हैं। इन 2 सामाजिक और 4 बौद्धिक कारकों के पश्चात कुछ अन्य कारकों की भी विवेचना कुछ समाजशास्त्रियों ने की है, यानी समाजशास्त्र के उदय के कुछ अन्य बौद्धिक और सामाजिक स्रोत समाजशास्त्रियों ने बताए हैं, जो कि निम्न है। नंबर 1 व्यापारिक क्रांति, नंबर 2 वैज्ञानिक क्रांति, नंबर 3 पुनर्जागरण और नंबर 4 प्रबोधन या ज्ञानोदय। ये सभी घटनाएं मध्यकालीन यूरोप में घटित हुई। 12वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच में व्यापारिक क्रांति घटित हुई, उसके पश्चात वैज्ञानिक क्रांति घटित हुई। इसी के समानांतर यूरोप में पुनर्जागरण का जन्म हुआ, यूरोप में प्रबोधन या ज्ञानोदय का काल आया, फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांतियां घटित हुई।
इन सभी ने समेकित रूप से समाज की संरचना को बदल दिया। परंपरागत समाज के स्थान पर एक नए आधुनिक समाज का जन्म हुआ। इसी नए समाज के व्यवस्थित वैज्ञानिक और वस्तुपरक अध्ययन के लिए समाजशास्त्र की नींव रखी गई। आइए अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र के संस्थापक पिता की, अर्थात अगस्त कॉम्ट की। समाजशास्त्र के संस्थापक पिता के रूप में अगस्त कॉम्ट की चर्चा की जाती है। ये अपने बौद्धिक गुरु सेंट साइमन से अत्यधिक प्रभावित थे। इनका जन्म 19 जनवरी 1798 में मॉन्टपेलियर नामक स्थान में हुआ। फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान में हुआ। अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र को समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला विषय बनाना चाहते थे। इसीलिए इन्होंने विज्ञानों के वर्गीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया और यह स्पष्ट किया कि सबसे पहले गणित विज्ञान आदि विज्ञान के रूप में उत्पन्न हुआ, फिर खगोल शास्त्र, इसके बाद भौतिक विज्ञान, फिर रसायन विज्ञान, इसके बाद जीव विज्ञान विकसित हुआ और जीव विज्ञान के पश्चात समाजशास्त्र विकसित हुआ। समाजशास्त्र अपने पूर्ववर्ती विज्ञानों से विषय वस्तु और अध्ययन पद्धतियां दोनों ग्रहण करता है। आने वाले समय में एक नया विषय उत्पन्न होगा जो कि मनोविज्ञान और समाजशास्त्र का कॉम्बिनेशन होगा, उसका सम्मिश्रण होगा, जिसे नीति शास्त्र कहा अगस्त कॉम्ट ने। अगस्त कॉम्ट के प्रमुख सिद्धांतों, जो कि समाजशास्त्र के जनक हैं, इनके प्रमुख सिद्धांतों पर भी हम दृष्टिपात कर लेते हैं। अगस्त कॉम्ट ने त्रिस्तरीय नियम का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने विज्ञानों के संस्तरण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। समाजशास्त्र के अध्ययन की पद्धति प्रस्तावित की, जिसे प्रत्यक्षवाद कहा। इन्होंने मानवता के धर्म का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। बच्चों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि कॉम्ट ने समाजशास्त्र को दो भागों में वर्गीकृत किया, स्थिति शास्त्र और गति शास्त्र, अर्थात सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स। सामाजिक, इस प्रकार से कॉम्ट ने समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु को स्पष्ट किया कि समाजशास्त्र सामाजिक स्थिति शास्त्र के अंतर्गत व्यवस्था का अध्ययन करेगा और सामाजिक गति शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करेगा। साथ ही कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद के माध्यम से समाजशास्त्र के अध्ययन की पद्धति को भी निरूपित किया। प्रत्यक्षवाद की कुछ विशेषताएं भी कॉम्ट ने चिन्हित की हैं। अनुभवात्मक अवलोकन, परीक्षण, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग, ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग, जिसके माध्यम से समाज का समाजशास्त्र वैज्ञानिक और वस्तुपरक अध्ययन करेगा। आइए आगे चलते हैं और समाजशास्त्र के जनक के साथ साथ हम मदर ऑफ सोशियोलॉजी की भी बात करते हैं, अर्थात समाजशास्त्र की माता की बात करते हैं। ये है हैरियट मॉर्टिन न्यू, जिनका जन्म 12 जून 1802 में इंग्लैंड में हुआ था। इनको प्रथम महिला समाजशास्त्री की संज्ञा भी दी जा सकती है। इन्होंने कई पुस्तकों की रचना की, कई लेख लिखे, लेकिन इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि हैरियट मॉर्टिन्यू ने कॉम्ट की फ्रेंच रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिससे ब्रिटिश जगत में, या यूं कहे कि अंग्रेजी पढ़ने लिखने वालों में, कॉम्ट के अध्ययनों को प्रसिद्धि मिली। तो हैरियट मॉर्टिन्यू ने जो कार्य किया है समाजशास्त्र के विकास में, जो इनकी भूमिका है रही है, इसका अध्ययन किया जाना अभी बाकी है। अब हम बात करते हैं भारत में समाजशास्त्र की। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि समाजशास्त्र यूरोप में उत्पन्न हुआ, लेकिन भारत में समाजशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन इसके काफी बाद में प्रारंभ हुआ। भारत में तीन संप्रदायों के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन विकसित हुआ। एक बंबई संप्रदाय के रूप में, दूसरा लखनऊ संप्रदाय के रूप में, और तीसरा कलकत्ता संप्रदाय के रूप में। यहाँ उल्लेखनीय है
कि 1919 में पैट्रिक गिट्स के नेतृत्व में बंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ हुआ। पहले समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के साथ ऐच्छिक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। इसके पश्चात इसका अध्ययन अध्यापन नागरिक शास्त्र के साथ प्रारंभ हुआ। पैट्रिक गिट्स, जो कि नगरीय अध्ययनों के लिए प्रसिद्ध हैं, अपने नगरीय समाजशास्त्र से संबंधित अध्ययनों के लिए जाने जाते हैं। वे मुंबई संप्रदाय के अधिष्ठाता थे। आगे चलकर जीएस घुरिये मुंबई संप्रदाय में प्रोफेसर हुए। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की। जीएस घुरिये को भारतीय समाजशास्त्र का पितामह अथवा भारतीय समाजशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। जीएस घुरिये अपने जाति संबंधी अध्ययनों के लिए अत्यंत प्रसिद्ध हैं। इन्होंने ग्रामीण शहरीकरण की प्रक्रिया का भी अध्ययन किया। यह अवधारणा वैसे तो गैल्पिन की है, लेकिन इसे महाराष्ट्र के लोनीकांड गांव पर में अपने अध्ययन में लागू करने के लिए जीएस घुरिये जाने जाते हैं। आगे चलकर बीएन सील के नेतृत्व में कलकत्ता विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ और 1921 में लखनऊ संप्रदाय की स्थापना लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई। राधा कमल मुखर्जी लखनऊ संप्रदाय के प्रतिनिधि समाजशास्त्री रहे हैं। सामाजिक पारिस्थितिकी, क्षेत्रीय समाजशास्त्र इत्यादि राधा कमल मुखर्जी के प्रमुख अध्ययन क्षेत्र रहे हैं। लखनऊ संप्रदाय से संबंधित समाजशास्त्री कुछ अन्य समाजशास्त्री भी रहे हैं, जैसे कि डीपी मुखर्जी, ये मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं। प्रसिद्ध मानव शास्त्री और समाजशास्त्री प्रोफेसर डीएन मजूमदार भी लखनऊ संप्रदाय से संबंधित रहे हैं। आगे चलकर योगेश अटल और प्रोफेसर ब्रजराज चौहान भी लखनऊ संप्रदाय के ही विद्यार्थी रहे हैं। समाजशास्त्र को विभिन्न विश्वविद्यालयों में स्थापित करने का श्रेय बीएन सील और मैसूर विश्वविद्यालय के एआर वाडिया की प्रमुख भूमिका रही है। बच्चों, में आप लोगों से एक चीज और भी शेयर करना चाहूंगी कि समाजशास्त्र का जन्म यूरोप में हुआ, फ्रांस में हुआ, लेकिन इसका तीव्र गति से विकास अमेरिका में भी हुआ। येल विश्वविद्यालय में ग्राहम विलियम समनर समाजशास्त्र के पहले प्राध्यापक बने, जिन्हें समाजशास्त्र विषय का अकादमिक जनक माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है फॉकवेज, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, अर्थात समाजशास्त्र की धर्म पुस्तक की संज्ञा दी जाती है। अमेरिका में शिकागो संप्रदाय और जर्मनी के फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के रूप में भी समाजशास्त्र विकसित हुआ। टी डब्ल्यू बेंजामिन, एरिक फ्रॉम, हर्खीमर, हर्बर्ट मार्क्यूज इसके अग्रणी विचारक थे, अर्थात जर्मनी के फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के अग्रणी विचारक थे, जो कि मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित रहे हैं। इस प्रकार से बच्चों स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक ओर फ्रांस में विकसित हुआ, दूसरी ओर अमेरिका में येल विश्वविद्यालय और शिकागो संप्रदाय के रूप में। आपको यह भी बता दूं कि शिकागो संप्रदाय नगरीय समाज के अध्ययन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है, नगरीय समाज के अध्ययन के लिए जाना जाता है। दूसरी ओर फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के रूप में जर्मनी में विकसित हुआ और 1919 के आसपास भारत में एक नवीन विषय के रूप में समाजशास्त्र आया और वर्तमान समय में यह अत्यंत लोकप्रिय विषय के रूप में हम सभी के सम्मुख उपस्थित है। आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र है क्या, समाजशास्त्र का क्या अर्थ है। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को अलग अलग प्रकार से परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। हम सभी जानते हैं, बच्चों में बता दूं कि समाज का सर्वांगीण अध्ययन आदिकाल से होता आया है। धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान, इन सभी विषयों के अंतर्गत समाजशास्त्र का कभी समग्रतावादी और कभी विशिष्टतावादी अध्ययन होता रहा है। लेकिन 18वीं शताब्दी में एक नवीन विषय के रूप में समाजशास्त्र की रचना की गई और
समाज का वैज्ञानिक और वस्तुपरक अध्ययन करने के उद्देश्य से समाज शास्त्र को विकसित किया गया। कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज ने अपनी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक, जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी नहीं भी हैं वे इसके बारे में जानते हैं, सोसाइटी में लिखते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, अर्थात समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का व्याख्यात्मक बोध कराने वाला विज्ञान कहा है। वहीं विल्फ्रेडो पेरेटो, जो कि इटालियन समाजशास्त्री हैं, इन्होंने भी समाजशास्त्र को सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही माना है। अर्थात इन्होंने सामाजिक क्रिया को, दो प्रकार की सामाजिक क्रियाएं बताई हैं, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया। उनका मानना है, विल्फ्रेडो पेरेटो का मानना है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है, अर्थात वो तार्किक और अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तार्किक क्रियाओं का अध्ययन मूल रूप से अर्थशास्त्र करता है और अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। हैरी एम जॉनसन का मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है। इसी प्रकार से कुछ अन्य समाजशास्त्री, जैसे कि जॉर्ज सिमेल का मानना है कि समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। जॉर्ज सिमेल समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रतिनिधि समाजशास्त्री हैं। अतः इन्होंने कहा है कि यह अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। कुछ समाजशास्त्री ये कहते हैं कि समाजशास्त्र सामूहिक या सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। बच्चों, हम अपने आगे के व्याख्यान में स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से समाजशास्त्र की विषय सामग्री को लेकर मतभेद हुए और जो समाजशास्त्री हैं इन्हें दो खेमों में बांटा गया, एक स्वरूपात्मक संप्रदाय और दूसरा समन्वयात्मक संप्रदाय। या फिर हमें इन्हें दो परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से विश्लेषित करते हैं, ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन या ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव और साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, अर्थात वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानववादी परिप्रेक्ष्य। हम अपने आगे के व्याख्यान में समाजशास्त्र की विषय सामग्री पर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं आप सभी से फिर जल्दी।